हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग सर डिमांड कर रहे हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट जो पेपर है 5512 पोस्ट के लिए, जिसकी परीक्षा आप लोग जान रहे हैं कि अभी कब है, 29 जून को। दोस्तों है 29 जून को परीक्षा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर इसका जो पेपर भी हाल ही में हुआ है उसको सॉल्व पेपर उसका करा दीजिए, कुछ हम लोग के नंबर बढ़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो है यहाँ से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। 10 से 12 प्रश्नों का फायदा सीधे सीधे मिल जाएगा आप लोगों को इस पेपर से दोस्तों। तो मैं बहुत फास्ट कराने जा रहा हूँ, सुपर फास्ट तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल आप समय बर्बाद न करते हुए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन आया है और किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछता आयोग। तो दोस्तों बहुत तेज़ी से आप लोग इसको जो है फास्ट करके मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगे कि स्पीड कम है तो आप लोग और फास्ट करके इसको देख सकते हैं। एक बार जरूर इसको एग्जाम से देख लीजिएगा, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है दोस्तों। ये और इसके आप लोग क्वेश्चन साथ साथ थोड़ा इसकी जो विस्तृत दिया आंसर उसका थोड़ा पढ़ लेंगे तो एक बहुत ही अच्छी आइडिया मिल जाएगी, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, तो और जो पेपर बचे हैं उसको भी मैं कराने का प्रयास करूँगा, करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत इस देखिए समय बर्बाद आप लोगों को बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि समय बहुत कम ही बची है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पेपर को। जरूर देखिए आप लोग इसको पूरा पेपर देखिए, एक प्रश्न को आप लोग देख जाइए तेज़ी से। 1 घंटे में मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, 1 घंटे से भी कम लगे। ठीक, बहुत तेज़ आप लोग देखिए इसको। शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन इसका है, कृति नहीं पढ़ी। कृति नहीं पढ़ी, ठीक है, कृति नहीं पढ़ी यानी कि नहीं पढ़ी। तो पढ़ना क्या है? एक कृतवाच्य है। कैसा है? कृतवाच्य दोस्तों है, तो इसको कृतवाच्य कहेंगे, मतलब नहीं पढ़ी, वो काम उसने नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं। यह कैसा है? कृतवाच्य है। क्रिया का जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है? कृतवाच्य होता है। आप लोग इसको भी जानिए, ठीक है ना। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे क्या होता है? कृतवाच्य होता है। इस यहाँ पे क्या था? कृति क्या है? कृति नहीं पढ़ी। कृति क्या थी? एक लड़की थी, वो नहीं पढ़ी, यानी कर्ता की प्रधानता यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे क्या है? कृतवाच्य है। ठीक है, कृतवाच्य है। हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भावों के कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है दोस्तों? हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भावों के कार्य, अस्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुभाव। क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा दोस्तों, अनुभाव कहलाएगा। इसका देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए इसकी व्याख्या है, हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भावों का कार्य मन वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। इसको याद कर लीजिएगा, परिभाषा एक तरह से है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द दिया है, देखिए पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। ए है हुतासन अनल, ठीक है, ओक और दहन, बी सी है पुरंदर इंदिवर, और डी है हेरम्ब कसारी, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? ये होगा हुतासन और अनल। जानते हैं हम लोग आग का एक पर्यायवाची है दोस्तों। किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। हुतासन व अनल अग्नि का पर्यायवाची है। शेष विकल्प क्या है? सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। और देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत फास्ट कराना चाह रहा हूँ। साहित्य दर्पण के रचनाकार दोस्तों, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये हैं विश्वनाथ जी हैं। कौन है? विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र है। ठीक है, नाट्यशास्त्र है, जहाँ से संगीत का जो उत्पन्न हुई है। अगर वेदों में पूछा जाए कि संगीत वाला वेद कौन सा है, तो सामवेद है। और सामवेद पे लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? नाट्यशास्त्र है। और लिखा किसने है? भरत मुनि ने लिखा है। इसको भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है। और देखिए 5वां क्वेश्चन है, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है दोस्तों? अगर ऐसा होता है तो कौन सा रस होता है? तो ये होता है हास्य रस होता है दोस्तों। जहाँ पे कौतुकार्थ हो, ठीक है, जहाँ पे कौतुक हो, हंसी मजाक हो, वहाँ पे कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप में रचना का आह्लाद युक्त मनोविकार होता है, तब वहाँ पे हास्य रस का होता है दोस्तों। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सांध्य गीत तो महादेवी वर्मा की है ही, जानते हैं आप लोग। शोकोच्छ्वास है, और गीत पर्व है, आत्मिक है। तो ठीक है, तो इसमें से जो है गीत पर्व भी महादेवी वर्मा की है, आत्मिक भी है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? ये बी वाला नहीं है, यानी शोकोच्छ्वास नहीं है। शोकोच्छ्वास का आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, बहुत तेज देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 19 तारीख को, 19 जनवरी क्वेश्चन आए हुए हैं। इनके आंसर सही देख जाइए, सारे सारे दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, छप जाए वहाँ पे जाके। जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या प्रयुक्त के रूप में संभावना कल्पना की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना का कल्पना होती है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद क्या है? तत्सम है दोस्तों, तत्सम सभी विकल्प हैं। कौन सा ऐसा है? साध, साग, सेठ, ये तो है नहीं। ठीक है, देखिए रास, रीस, रुदन, ये भी नहीं है। शीशम, शशि, शक्कर, ये भी नहीं है। ठीक है, और प्रतनु, पहचान, प्रत्यभिमान, ये भी नहीं है। यानी कि इसमें से कोई नहीं, देखिए विकल्प में से कोई भी नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों। तो नेक्स्ट वन देखिए, बिहारी की रचना सतसई किस प्रकार की प्रयोग भाषा हुई है? बिहारी की रचना सतसई में जो प्रयोग भाषा हुई है वह कौन सी है? वह है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा प्रयोग हुई है सतसई में। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है, और कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक सूचित करने के लिए, बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं विभक्ति। क्या बोलते हैं? कारक में जो हम लोग लगाते हैं सूचित करने के लिए, संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं उसको बोलते हैं विभक्ति। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है? बहुत टफ क्वेश्चन होता है दोस्तों ये। ठीक है, कौन सा विद्वान कहा है कि जिस शब्द में जो है, ठीक है, लास्ट में अगर तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि शब्द आ जाता है तो यह अव्यय नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनके आगे क्या होता है? कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। यह कौन से विद्वान कहा है? तो इनमें से कोई नहीं, जो है किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, दिए गए विद्वान में ऐसा कोई नहीं है जिसके अनुसार मतलब कैसा कहा है, क्योंकि इसके आगे कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, ऐसा माना हो, अतः विकल्प ई सही है। ऐसा कोई विद्वान नहीं ये बात कहा है। ठीक है, ये बात क्या रखना है। देखिए कितनी बेवकूफ़ बनाया है पेपर वाले ने, बेवकूफ़ बनाने की भी हद इसकी है। 12वां क्वेश्चन, इच्छुक का तत्भव क्या है? तो जानते हैं इच्छुक का तत्भव क्या होता है दोस्तों? ईख होती है। ठीक है, इच्छुक तत्भव क्या होता है? तत्भव इसका ईख होती है, ईख का इच्छु होता है। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट वन, फूले फूले कांस सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, यदि पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जानो मानो यहाँ आ गया। ठीक है, समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा वहाँ पे हो गया। ठीक, प्रकट की जाए, इसको पहचानने के लिए मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि का प्रयोग होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, तो आसानी से अलंकार जो है छांट लेंगे आप लोग। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कौन कहा है दोस्तों? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने, मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल कहा है, इसको देख लीजिएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कला काल तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे काव्य कला काल कहा है। यानी इसको भी देख लीजिएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल तो विश्वनाथ ने कहा है, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कल जो है रीतिकाल को कला काल कहा है, और रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को रसाल कहा है। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, 15वां है, उन्मादिनी किसकी रचना है दोस्तों? उन्मादिनी, उन्मादिनी बताइए किसकी रचना है? तो उन्मादिनी जो किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है उन्मादिनी। ठीक है, अन्य रचनाएं सीधे सारे, चित्र मुकुल चित्रधारा, चित्रधारा त्रिधारा है, चित्र मुकुल त्रिधारा, झांसी की रानी आदि हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुकुमार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सुकुमार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसको। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? कंदर्प, देव नदी, मनसिज, पंचर दिया है, इसका आंसर क्या होगा? देव नदी नहीं है, बाकी सारी हैं। कुसुमसर का पर्यायवाची जो है देव नदी नहीं है, ठीक है। यह गंगा का पर्यायवाची है। कंदर्प, मनसिज और पंचसर कुसुमसर के पर्यायवाची हैं, ठीक। नेक्स्ट वन, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? रामाज्ञा प्रश्न कौन लिखा है दोस्तों? तो रामाज्ञा प्रश्न लिखने वाले तुलसीदास हैं, ठीक है। तुलसीदास की रचना क्या क्या हो रही है? रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, रामलला, नाछू, ये भी लिखे हैं तुलसीदास ने। इनको भी याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा पूछेगा कोई भरोसा नहीं है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की रचना भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की जो संख्या बताई है वह कितनी बताई है दोस्तों? तो वह बताया है 49 माना है उन्होंने। कितना माना है? भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है। 20, 8, 33, 9 नहीं मानी है। कितना है? 49 मानी गई है। यही याद करने की चीज़ है, वरना एक गलती क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 33 जो है संचारी भाव है, 8 अस्थायी भाव है और 8 सात्विक भाव है, ठीक। इसको याद रखिएगा आप लोग। माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऐसे बहुत टफ प्रश्न होते हैं सब, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये कौन सी पुस्तक थी? हिम तरंगिणी के लिए जो है पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है। हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस वाक्य में अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक किस वाक्य में दोस्तों? बच्चों ने क्रिकेट खेला, पुस्तकें मेज पर रखी हैं, यह यतीश की दुकान है, अर्चना ने राकेश को खाना खिलाया, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिकरण है, अधिकरण में पर होना चाहिए। में पर, पुस्तकें कहाँ है? मेज पर लिखी हैं। अगर में आता है वाक्य में शब्द आए या फिर पर आए तो अधिकरण हो जाता है, ठीक है ना। अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ, अधिकरण में पर, ठीक है। तो पर यहाँ पे आया है, इसलिए क्या होगा? अधिकरण होगा, बी, ठीक। तो ये जान जाइए आप लोग, अधिकरण है। अधिकरण में और पर शब्द होता है, ये पहचान इसकी है। देखिए, जहाँ दो वस्तुओं में विनम्रता रहते हुए भी अनेक रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि समता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? बताइए। दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग और गुण, स्वभाव में क्या होता है? समता की जाती है। तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक। कौन सा होता है बताइए? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार वहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर, जहाँ दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उसके रूप रंग गुण स्वभाव आदि में समता की जाती है, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है ना। पीपर पत्ते के समान क्या होगा? मंडोला, यानी पीपर के पत्ते की तुलना, ठीक है, मन से की गई है, यानी उपमा दी गई है। पीपर के पत्ते को मन की उपमा दी गई है, ठीक। शिवा बावनी किस रचनाकार है दोस्तों? शिवा बावनी कौन लिखा है? शिवा बावनी लिखने वाले कवि भूषण, महाकवि भूषण ने लिखा है शिवा बावनी। इनके रचनाएं और देख लीजिए, एग्जाम में कोई पूछ सकता है। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, ठीक है। ये सारी रचनाएं हैं, इनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट वन है, पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा? पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा दोस्तों? पर्ण से बनी हुई कुटी। पर्णकुटी का विग्रह पर्ण से बनी कुटी होती है। शेष विकल्प संग सही है। पर्ण से बनी हुई कुटी, तो विकल्प ए सही इसका हो जाएगा। पर्ण से बनी कुटी पर्णकुटी कहलाती है, ठीक है ना। पर्ण मतलब पत्ते से बनी हुई कुटी। नेक्स्ट वन, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? प्रविशेषण क्या बोला है? अंतर्विशेषण बोलने वाला विद्वान कौन सा है? तो ये बोलने वाले विद्वान है श्री कामता गुरु हैं, ठीक है ना। कामता गुरु हैं, ये बोले हैं प्रविशेषण को अंतर विशेषण की संज्ञा दिया इन्होंने है। तो कामता गुरु ने किया, ऐसा है, याद रखिएगा। कामता गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, उसे विशेषण की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण, यानी जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट वन, छंद के कुल कितने अंग हैं? छंद जो है, छंद के कितने अंग होते हैं?
7 अंग होते हैं छंद के। कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं छंद के दोस्तों। ठीक है, छंद के 7 होते हैं। जैसे मतलब पहला वर्ण होता है छंद में, पहला अंग क्या है? वर्ण है, वर्ण और मात्रा। दूसरा यति है, तीसरा गति है, चौथा लय है, पांचवा तुक है, छठवां चरण या पाद है, और सातवां क्या है? गण है। ये 7 होते हैं, 7 पद होते हैं किसमें? छंद में। 26वां क्वेश्चन नंबर देखिए, आधुनिक हिंदी कविता के में बिंब विधान के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन है? तो बिंब विधान लेखक कौन है? बिंब विधान लेखक हैं केदारनाथ जी। बी सही है, केदारनाथ ने लिखा है बिंब विधान। ठीक है ना। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम था? सैयद इब्राहिम कौन था? बताइए आप लोग जल्दी से। रसखान, रैदास, सेनापति, जायसी किसका नाम है? सैयद इब्राहिम, ये इब्राहिम नाम है। सैयद इब्राहिम किसका नाम है दोस्तों? तो ये नाम है रसखान का। रसखान जो कृष्ण भक्ति के गुरु थे। ठीक है ना, कृष्ण भक्ति के गुरु हैं, कवि हैं और क्या हैं? संत हैं। वहीं रसखान जिनकी कविता हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ हूँ? कुंज की डार पे बैठूं। अगर पत्थर बनूं तो फिर गोपी ग्वालों मतलब वहाँ पे रहें, वैसे बनूं मैं। तो ये है रसखान, महाकवि रसखान जी हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, छंद की प्रथम चर्चा। छंद की प्रथम चर्चा में हुई है, किसमें हुई है दोस्तों? तो ये हुई है ऋग्वेद में। छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है? छंद की प्रथम चर्चा जो है ऋग्वेद में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अहेर। अहेर तत् का तत्सम। अहेर का तत्सम बहुत पूछता है इसको। अहेर का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अहेर तत्सम होता है आखेट। आखेट मतलब शिकार। ठीक है, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना होता है। किसी भाषा में मूल शब्द को क्या कहते हैं? मूल शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? मूल शब्द कहलाता है तत्सम। तत्सम से उद्भव होता है, तद्भव बन जाता है। ठीक है ना, मूल शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। एक परिवार में, देखिए मैथ आ गई, मैथ का आंसर दे बहुत फास्ट देख लीजिए, इसको भी छोड़ने से कोई फायदा है नहीं। एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई हैं। श्री प्रकाश की पत्नी है और उनके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे कोई संतान नहीं है। श्री प्रकाश हैं, उनकी पत्नी है, उनके 2 भाई हैं। कितने लोग गए? 4 लोग हो गए। और उनके 2 भाई हैं, श्री प्रकाश हैं, पत्नी है, उनके 2 भाई हैं और दोनों विवाहित भी हैं। तो सोचिए कितने हो गए? 6 लोग हो गए। श्री प्रकाश, उनकी पत्नी 2 लोग और उनके 2 भाई 4 लोग, दोनों भाइयों की 2 पत्नियां, कितने हो गए? 6 लोग हो गए। और उसमें से एक के 2 बच्चे भी हैं, यानी 6 2 8 लोग हो गए। दूसरे कोई संतान ही नहीं है। तो कितने सदस्य हो गए परिवार में? 8 सदस्य हो गए। सिंपल सी बात। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकल गया दोस्तों। नेक्स्ट वन, सर्वथा भिन्न चुनिए। सबसे भिन्न कौन सा अलग इसमें से है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का चुनना है। सर्वथा भिन्न चुनिए। तो वर्ग, गोला, आयत, वृत्त, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, वर्ग, आयात, देखिए आयात, गोला, वृत्त। देखिए आयात नहीं, आयत होता है, वो गलत लिखा है। ठीक है ना, दिए गए शब्दों में गोला एक त्रिविमीय आकृति है, जबकि अन्य सभी द्विविमीय आकृतियां हैं। गोला सभी से भिन्न है। गोला क्या है? सभी से भिन्न है दोस्तों, गोला होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, सुमित बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की पश्चिम। मतलब देखिए आप लोग क्वेश्चन कैसा आता है ये देखिए। ठीक है ना, बस थोड़ा समझ लीजिए ताकि दिमाग में जब वहाँ क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराहट ना हो। सुमित बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा में जो है चलता है 20 मीटर चलता है, फिर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सुमित है, ठीक है, वह ये सब दूरियां तय करता है और लास्ट में ए और बी के बीच दूरी पूछ रहा है, तो 0 मतलब जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 0 चला, कुछ नहीं चला वो मीटर। और देखिए ऐसा प्रश्न भी आता है, मिश्रण का प्रश्न भी आता है। यहाँ से है, एक 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। देखिए पहले दूध में दूध की मात्रा क्या है 4/4 + 1 × 35 टोटल है, 35 लीटर दूध है। 4/4 + 1 × 35 से निकालते हैं तो 28 लीटर आता है, दूध आता है, ठीक है ना। और देखिए पानी की मात्रा क्या है 35 - 28, 28 दूध निकाल देंगे तो फिर कितना बचेगा 7 लीटर बच जाएगा सीधे सीधे। और 7 लीटर पानी और मिलाने पर पानी की जो मात्रा हो जाएगी 14 लीटर हो जाएगी, और अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35-36 देखते हम लोग हैं। एक निश्चित कोड भाषा के रूप में कॉलम 1 में दिए गए वाक्यों में कोड कॉलम बी में दिए गए हैं और प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट कोड है। इन कोडों के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना दोस्तों। तो ईट विल केप सेफ है, तो इसके लिए कोड दिए गए हैं सामने। ईट के लिए दिए गए हैं LA MA और RATA दिए गए हैं। कीप थिंग्स बेटर देन बैड के लिए जैसे RAME LE FA दिया गया है। ईट बेटर फूड के लिए ME मतलब कि दिया गया है टेक्स TA और XE, और बेटर थिंग्स आर सेफ के लिए दिया गया है ME LE। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन शब्द जो है नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है ना। तो पूछा कि XE के लिए कौन सा शब्द कोडित होगा दोस्तों। तो XE के लिए अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखो XE के लिए कौन सा देखेंगे हम लोग शब्द देखो MI तो यहाँ भी हुआ है, MI के लिए हुआ है, तो यहाँ पे सेफ दोनों में यूज हुआ है, सेफ दोनों में यूज हुआ है, यानी कि MI सेफ के लिए हुआ है, ठीक है, ये मालूम चल गया है। और बेटर के लिए भी, बेटर के लिए MI दो बार यूज हुआ है, यानी कि बेटर शब्द भी मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। और हम लोग देखेंगे कि और कौन सा मैच कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि LE देखो शब्द ऊपर यूज हुआ था, ठीक है, ऊपर हुआ था जहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं आया है। और हम लोग देखेंगे यक्षई का प्रयोग कहीं और हुआ नहीं है, यानी कि किसी में भी फूड का प्रयोग दोबारा नहीं हुआ, सारे शब्द प्रयोग हुए हैं बट फूड का प्रयोग कहीं और नहीं हुआ दोस्तों। तो जो यक्षई है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, फूड के लिए हुआ है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि फूड एक ऐसा शब्द है जो केवल अकेला है और यक्षई केवल अकेला यहाँ पे है, यानी कि फूड का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यक्षई के लिए हुआ है। ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है देखिए फूड का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। सेब के लिए क्या हुआ है दोस्तों, सेब के लिए हम लोग अभी देख रहे थे कि सेब के लिए किसका प्रयोग हुआ है, सेब के लिए MA का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, MA का प्रयोग सेब के लिए हुआ है दोस्तों, ये बताया मैंने। वहाँ MI था, MA के लिए हुआ है बेटर का प्रयोग, और सेब के लिए हुआ है MA का प्रयोग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट वन, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और आयत की चौड़ाई भी 40% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 40% बढ़ा दी जाती है और आयत की लंबाई भी चौड़ाई भी बढ़ा जाती है। तो पूछ रहा है कि कितना होगा, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होती है, फार्मूला होता है A + B + AB/100, ठीक है। तो 40 + 40 + 40 × 40 100 जाता है, 2 0 काट देंगे, 16 हो जाएगा, 40 80 और 16 कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो 96% बढ़ेगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। कौन सही हो जाएगा, B सही है, ठीक है। देखिए जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है तो विकल्पों में सही दर्पण का प्रतिबिंब चुनना है। देखिए बस इसी का उल्टा हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है। इसको आप लोग बताइए कौन सा होगा। तीर ऊपर नहीं होगी, तीर तो नीचे ही होगी, ठीक है ना। तीर मतलब उसके ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। तो तीर ऊपर किसमें है, B वाले विकल्प में तीर ऊपर दिख रही है दोस्तों, ठीक है। किसमें दिख रही है, B वाले विकल्प में दिख रही है, लेकिन उल्टा होगा, इसमें उल्टा होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक। तो विकल्प C सही होगा इसका, क्या होगा, C सही होगा। जो इधर होगा इस कोने में, वह इस कोने में, अरे सॉरी, जो इस कोने में तीर इधर कोने में है वह किधर जाएगी, इधर हो जाएगी उल्टा, और तीर जो है किधर होगी, इधर ही रहेगी, ठीक। तीर इस कोने में है, तीर इस कोने में आ जाएगी, ऐसे ऐसे जब होगा तो ऐसे हो जाएगी तीर, यानी विकल्प C सही इसका है, विकल्प इसका C सही है, ठीक है ना। देखिए 39 क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, सिर गिनने पर उनकी संख्या 80 है और उनके पैरों की संख्या 200 है, कितने मोर हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न मिश्रित अनुपात के होते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व आसानी से कर लेते हैं इसको, ठीक है। हिरण है और 160 मोर हैं, ठीक है, 200 मतलब है, और 40 120 जब अनुपात निकालते हैं इसका हम लोग हैं तो ये आता है 60 अनुपात आता है, यानी कि 60 से मोर संख्या कितनी हो जाएगी, 3/1 + 3 60 हो जाएगी, ठीक है।
एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी, बस यहाँ से ये देखना है कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में से, ठीक है ना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। यह तस्वीर किसकी थी दोस्तों? तो तस्वीर है, रक्त संबंध निकालना है तो निकालिए आप लोग इसको। क्या होगा? इसका होगा उसके पुत्र संबंधित है दोस्तों, ठीक है। एक आदमी है, एक तस्वीर दिखा रहा है, तस्वीर का मतलब पिता वो आदमी है और उसका पिता कोई होगा, ठीक है। तस्वीर में बेटा, ठीक, बेटा मतलब है तो पुत्र की तस्वीर है वो। देखिए नेक्स्ट वन, ये तो हो गया। ये प्रश्न बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन टाइप का प्रश्न होता है ये, ठीक है। यह प्रश्न टफ टाइप का होता है, लेकिन इसको आप लोग कर लेंगे तो आसानी से वहाँ कर जाएंगे। नीचे दिए गए पाई चार्ट विद्यालय के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को दर्शाता है। डाले गए वैध मतों की संख्या जो है 720 थी दोस्तों। तो इसको हल करना है हम लोगों को है, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिएगा। ये विकल्प इसका सही है, ठीक है। विजेता कौन है? शिवरामन विजेता है इसका, ठीक है। दिए गए पाई चार्ट में स्पष्ट है कि शिवरामन का केंद्रीय कोण जो है सर्वाधिक है, इसलिए हमें विजेता क्या है? शिवरामन ही होगा। सबसे अधिक कोण किसका है? शिवरामन का ही 120 डिग्री है, बाकी सबका 60 है, 80 है, 100 है। तो शिवरामन ही विजेता होगा निश्चित रूप से, ठीक है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी थी? तो न्यूनतम मत कितनी मिले थे दोस्तों? तो न्यूनतम मत कितनी इसके हैं? 120। पाई चार्ट में यासीन का केंद्रीय कोण क्या न्यूनतम 60 है, ठीक। अतः वैध मतों की संख्या कितनी है? 720 है। तो निकाल लेंगे हम लोग उम्मीदवार यासीन द्वारा न्यूनतम मतों की संख्या कितनी है? 60/360 गुणे 720 हम लगा देंगे, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 मत। विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया था दोस्तों? तो सबसे अधिक मतलब सबसे कम वाला में जो अंतर मिला था उसको देखेंगे। तो विजेता और निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच केंद्रीय कोण में अंतर 120 - 100 बराबर 20 डिग्री। अब निकाल लेंगे विजेता प्रतिद्वंदी में कितनी मत थी अंतर? तो 20 डिग्री मतलब 20/360/720 तो हो जाएगा 40, ठीक है। देखो ये बहुत इजी प्रश्न होता है। ए बी का जो अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ध्यान देना है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्री है, और ये जहाँ ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा वहाँ पे ए बी का पिता आएगा, और ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है। बस इनका ध्यान रखना है। और पूछ रहा है कि यदि एम मल्टीप्लाई बाई एन प्लस ओ माइनस पी प्लस क्यू तो यम क्यू से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यम जो है क्यू का बहनोई यानी जीजा है दोस्तों, ठीक है। देखिए 45 क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृतियों के बगल में रखने पर समस्या आकृतियों के क्रम जारी करती है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। बहुत तेज़ से आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। यदि प्लस का अर्थ जो है डिवाइड मतलब भाग होता है, माइनस का अर्थ जो है गुणा होता है। इसको देखो आसान है, बस जहाँ जहाँ ये सब चिन्ह लगे हुए हैं ऊपर जो दिया गया है उसी को वहाँ पुट कर देते हैं और उसका आंसर आसानी से निकल जाता है, ठीक। इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तुरंत हल कर लेंगे आप लोग सभी लोग। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? तो देखिए ये थोड़ा सा आसान नहीं होता है, टफ होता है, लेकिन दिमाग लगाने पे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे क्या संख्या होगी? तो जब हम लोग हल करते हैं प्रथम आकृति देखते हैं कि 7 × 9 + 5 × 3, ठीक है ना। 7 × 9, ठीक। 7 × 9 प्लस 5 × 3 करते हैं तो इतना आ जाता है जो बीच वाला दिया है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई बराबर बीच वाला संख्या दिया गया है, ठीक है। तो ये आता है 71। वैसे दूसरे में भी उतरी है कि एक में अगर 4 × 4 + 4 + 8 + 2, 4 × 4 मतलब इनका मल्टीप्लाई और इनका योग, ठीक है। उस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई और इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 62, ठीक है। और देखिए इसमें निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों? तो त्रिभुज बताना इसमें है। त्रिभुज को आप लोग चाहो तो गिन सकते हो और चाहो तो फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक एक अक्षर से बने त्रिभुजों की संख्या कितनी है? मतलब ABCD सीधे से गिन लेंगे हम लोग। त्रिभुज कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 5। फिर 2 अक्षर से कितनी बनते हैं? तो समुच्चय बना देंगे एक तरह से हम लोग, ठीक है।
और 5 बन जाएंगे यहाँ से भी, 3 अक्षर चुनेंगे तो 1 बन जाएगा केवल, और 4 अक्षर बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और सभी मिला देंगे तो 1 बन जाएगा, यानी कि कुल मिला के 13 त्रिभुज बन जाएंगे। कितना बनेगा, 13 त्रिभुज बन जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जिसमें से 18, 24, 56 से विभाजित करने पर 2 बचता है? तो ऐसा पूर्णांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं सीधे सबका। एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 504 मिलेगा, और प्लस 2 जोड़ देंगे, जो शेष बचता है उसी को जोड़ देते हैं लास्ट में। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद तो जोड़ेंगे 506 बच जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, इसमें 50वां जो है क्वेश्चन देखिए, लड़कों की बात एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो कौन सा स्थान बनता है? बहुत इजी प्रश्न होता है, इनको हम लोग जानते हैं। श्रीनाथ 7वां स्थान पे है और 12वां स्थान पे क्या है, वेंकट है। ठीक, और इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम लोग पंक्ति में लड़कों की संख्या निकालेंगे तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान इक्वल -1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है बीच में वह दोनों तरफ होता है। ठीक, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं और 33 आ जाता है आंसर। और 3 अप्रैल 2005 को 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक माह वर्ष के रूप में लिखने पर एक गणितीय संख्या गुण होता है। इस निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में समान गुण में होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और रेलगाड़ी का प्रश्न है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। टाइम बर्बाद बहुत कर रहा है ये, लेकिन हल तो करना ही पड़ेगा। दूरी होता है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल अपान चालों का अंतर गुणे समयों का अंतर, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार पैटर्न में विकल्प दिए गए हैं, इसको हम लोग छांट सकते हैं आसानी से हैं। ठीक है, बस प्रश्न देखिए कैसा आता है, और देखिए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, तो कर लेंगे हम लोग, और सही विकल्प चुनना है, इसमें चुन लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन 56 प्रश्न। देखो 59 प्रश्न नंबर आ गया कि एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप में पॉकेट डायनामो के नाम जाना जाता है। अरे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखिए यहाँ से हल करते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो हरित गृह प्रभाव के लिए बार बार पूछता है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए बहुत तेज़ी से होती है। आप लोग जानते हैं कि CO2 और SO2 जो है बहुत ही प्रभावी होती हैं। ठीक है, SO2 नहीं होती है, नो SO2 नहीं होती है, अम्लीय वर्षा के लिए होती है SO2। ठीक, अम्लीय वर्षा के लिए SO2 होती है, SO2 गलत है, CO2 गैस होती है। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव गर्म हो जाता है बिल्कुल। CO2 ही होती है जो क्या करती है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं धरती पर तो आने देती है, जब वो वापस जाती हैं तो तरंग उसकी बढ़ जाती है, और वो क्या करती है, ये किरण CO2 जो है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और जो तापमान था वो गर्म बना देती है। यानी कि ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2 गैस जिम्मेदार है बहुत तेज़ी से। वायुमंडल में गैसों के जमाव के कारण पृथ्वी पर वातावरण के तापमान में वृद्धि में हरित गृह प्रभाव आ जाता है। यानी वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक क्या है, जिम्मेदार होती है दोस्तों इनमें से। ठीक है, सबसे अधिक जिम्मेदार क्या होती है? CO2 होती है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बार बार पूछता है इसको, है बहुत बार पूछ चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? लंदन में होता है दोस्तों, लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। ठीक है ना, ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक, इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करना है दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, कालिदास की रचनाएँ, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, राजशेखर की काव्य मीमांसा, इनको देखना हम लोगों को है। तो हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है। इनमें से कौन सी मदद करती है दोस्तों? तो ये करती है डी। सभी पुस्तकें जो है गुप्त इतिहास के बारे में बताती हैं। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख हो, जिसमें किसका लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं इसको हैं। कालिदास जो गुप्त काल के लेखक थे ही थे। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस जो है इसमें भी गुप्त काल का ही है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी गुप्त काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, इलाहाबाद प्रजापति के स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने की थी, और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख यहाँ मिलता है। कालिदास की रचनाएं थी। गुप्त इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत ये लोग हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, और उनके नवरत्नों में से एक थे। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त द्वारा एक शक राजा को परास्त करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त द्वारा एक शक राजा को परास्त किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, यानी कि विक्रमादित्य द्वारा। इसीलिए विक्रमादित्य का नाम क्या पड़ गया था? सकारी नाम पड़ गया था दोस्तों। सकारी नाम पड़ गया था, शकों को पराजित करने वाला योद्धा सकारी।
ठीक है। विशाखदत्त कृत काव्य मीमांसा में समुद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राज एवं राजगुप्त के वध और ध्रुव देवी के साथ विवाह का वर्णन किया गया है। 10वीं सदी के लेखक राजशेखर की काव्य मीमांसा में इस घटना का उल्लेख किया गया है, जहाँ रामगुप्त को स्वर्मगुप्त तथा शकाधिपति को खसाधिपति कहा गया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, बस प्रश्न जल्दी देख लीजिए आप लोग, टाइम बहुत कम बची है। एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनामो के रूप में जाना जाता है, भारतीय एथलीट जिसको पॉकेट डायनामो कहा जाता था दोस्तों, वह कौन था एथलीट था? वह था खसाबा दादा साहब जादव। खसाबा दादा साहब जादव को पॉकेट डायनामो के नाम जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। ठीक है, जान जाता है खसाबा दादा साहब जादव 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती के कांस्य पदक विजेता जीतने वाले, मतलब कि स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम में हरियाणा में स्थित है। और सौर ऊर्जा अनुसंधान विकास हेतु जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधीन उनकी स्थापना 2013 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय भी हरियाणा में ही गुरुग्राम में स्थित है, आप लोग जानते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का जो है कहाँ पे है? सरिस्का राजस्थान में है दोस्तों। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अलवर जिले में स्थित जो है इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितनी है? 1213.34 वर्ग किलोमीटर है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है इसको 5 टाइगर रिजर्व यहाँ बनाए गए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, देखिए सारे याद कर लीजिए, ये सारे कहाँ पे? राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये सारे हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितनी है? 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, इसको भी जानना जरूरी है। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की दोस्तों? कोशिकाओं की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिकाओं की खोज, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, रॉबर्ट हुक ने जो है ब्रिटिश रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक खोज किया था। केंद्रक पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लिवेनहॉक ने क्या किया था? लिवेनहॉक ने विषाणु खोज किया था। ठीक है, पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जीवद्रव्य खोजा था। पुरकिंजे क्या था? पुरकिंजे ने जीवद्रव्य की खोज की थी। 4 प्रश्न यहाँ से मिल गया दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या था? कोशिका खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और लिवेनहॉक ने विषाणु किया था और पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जीवद्रव्य की खोज किया था। ये 4 प्रश्न यहाँ से हो गया। देखिए सोचिए, उसकी 2 सम्मिलित करना है। कोकोस प्लेट कहाँ पे है? नागजा प्लेट कहाँ पे है? ठीक है, और अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट कहाँ पे है दोस्तों? इनके बारे में जानना है। देखिए हम लोग सीधे आ जाते हैं आंसर पे। ठीक, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोकोस प्लेट कहाँ पे है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। कोकोस प्लेट कहाँ पे है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। नाजका प्लेट कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट जो है अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग है, अरेबियन प्लेट। ठीक है, फिलीपीन प्लेट जो है एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में है, इसको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिमु किस वंश का संस्थापक था? उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, सही बात है। इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। ठीक है, तो ये बात गलत है। पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला दूसरा ऑप्शन सही इसके हैं, केवल 1 और 2 हैं, यानी कि शिमुक जो है संस्थापक था किसका? सातवाहन का। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठानपुर थी। ठीक है ना, प्रतिष्ठानपुर, इसको पैटर्न भी बोलते थे हम लोग। ठीक, देखो शिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, ये याद रखना है। ठीक है, और शिमुक ने दूसरी सदी में ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैटर्न थी। सातवाहन शासक जो है हाल इस वंश का 17वां शासक था। 7वां नहीं था, कौन था? 17वां शासक था, यही गलती थी। इसने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। यह ग्रंथ प्रेम पर आधारित कविताओं का संग्रह है, लेकिन ये 7वां यहाँ दिया था, 7वां नहीं था। कौन था? 17वां था दोस्तों। देखिए इतना क्लोज पूछा हुआ है कि अगर आप सही से नहीं पढ़े होगे तो गलती होना तय है। एफेंटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एफेंटासिया क्या होती है? ठीक है,
तो फैंटासिया के बारे में विचार करना है कि यह मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थता है। इसमें इसके पहली बार 1180 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था। इस स्थिति के वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऊपरी कथनों में से कौन सा कथन साहित्य है, इसको बताना है दोस्तों। तो इसको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य है, ठीक है। फैंटेसिया क्या है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मानसिक चित्र नहीं बना पाता है, और फैंटेसिया से पीड़ित व्यक्ति जो है अपने मन में छवियों के दृश्यों जैसी कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि दृश्य ही नहीं बना पाएगा तो कल्पना कहाँ से करेगा दोस्तों, ठीक है। फैंटेसिया शब्द को जो है 2015 में न्यूरोलॉजिस्ट एडम जेनाइन द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जानते हो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। 1919 को हुआ था। रॉयल एक्ट में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित भीड़ ने जनरल डायर द्वारा गोली चला दी गई थी इन पे, और इसके बाद हज़ारों लोग क्या हुए थे, मर गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी जो नाइटहुड की कब वापस कर दिया था? तो जलियांवाले कांड के बाद जो है इन्होंने वापस कर दिया था। ये प्रश्न का आंसर होता है। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान घट जाता है दोस्तों, तो यह होती है मध्यमंडल। मध्यमंडल में ऐसा होता है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तापमान घट जाता है मध्यमंडल में, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। नंबर 2 पे आता है समताप मंडल, नंबर 3 मध्यमंडल, नंबर 4 पे तापमंडल होता है। वायुमंडल होता है 5वां, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मध्यमंडल का विस्तार समताप मंडल के ऊपर जो है 80 किमी की ऊंचाई तक होता है। इस मंडल के ऊपरी भाग में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। रामसर स्थल जो है तवा जलाशय कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में तवा जलाशय एक आर्द्र भूमि है दोस्तों, ठीक है। 2024 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है तवा जलाशय को, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? हर्षवर्धन ने क्या लिखा है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, कादम्बरी, नागानंद, ठीक है। तो कादम्बरी जो है रचना जो है नहीं किया है हर्षवर्धन ने, ठीक है। देखो प्रश्नों में कादम्बरी की कौन है? बाण भट्ट ने लिखा कादम्बरी। कौन लिखा है? बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखा है दोस्तों। इसके अलावा जो है हर्षचरित, चंडिका शतक आदि बाण भट्ट की रचनाएँ हैं। हर्षचरित भी कौन लिखा है? बाण भट्ट ने ही लिखा है, समझ रहे हैं ना। हर्षचरित भी बाण भट्ट लिखा है, चंडिका भी लिखा है, चंडिका शतक भी लिखा है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका तीनों रचनाएँ किसकी हैं? हर्षवर्धन की हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने लिखा था इसको। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें क्या होता है दोस्तों? एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। एंटी सीरम में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, ठीक। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें एंटीबॉडी होता है, और इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बहुत फास्ट गति से हम लोग 30 क्वेश्चन बचे हैं, इसको 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई थी? ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत जो है ये हुई थी दुबई में हुई थी दोस्तों। ग्लोबल फ्रेट समिट कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। नंबर 72। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर रामानुजन के उस पर मनाया जाता है, ठीक है ना। श्री श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर इसको मनाते हैं हम लोग हैं गणित दिवस को। तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 22 दिसंबर को मनाया जाता है ये जो है। और 73वां क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि इसको कहाँ किया? रियो डी जेनेरियो कहाँ पे? ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। G20 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ठीक है। और अब इसको 2025 का कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में मनाया जाएगा G20, ठीक है ना। G20 साउथ अफ्रीका में होगा 2025 का। चैट जीपीटी के बारे में बताना है। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों? चैट जीपीटी का स्वामित्व किसके पास में है? तो चैट जीपीटी किसके है? ओपन एआई के हाथ में है। ओपन एआई के हाथ में चैट जीपीटी का जो है काम है, स्वामित्व इसी के हाथ में है, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन एआई का स्वामित्व में है। ओपन एआई एक रिसर्च लैब कंपनी के साथ ही एक सॉफ्टवेयर चैट भी है, ठीक।
और पूर्णतः AI सिस्टम पर काम करता है। ChatGPT एक ऑफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी है। और सबसे बड़ी बात है, ChatGPT कहाँ का है? भारत का है। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो आप लोग जानते हैं गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है, जहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं। गंगा सागर के मेले का आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए जाकर पश्चिम बंगाल में मिलती है और जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और उसी में आकर उधर से क्या मिल जाती है? अरे कौन सी नदी है वो? ब्रह्मपुत्र नदी जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और जाके जब मिलती हैं बंगाल खाड़ी में तो वहाँ पे लगता है मेला गंगा सागर। ठीक है, 24 परगना जिले में लगता है। भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाओं खोज कौन किया था? तो वाकरकर ने किया था। ठीक है, BS वाकरकर ने किया है भीमबेटका गुफाओं का। जो है ये प्रश्न बार बार पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, अनगिनत बार पूछ चुका है इसको। है भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है 1957-58 में डॉक्टर VS वाकरकर ने किया था दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं गुफाएं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये बदल चुके हैं और ये नहीं है शिगेरू इशिबा नहीं है, पता नहीं कोई होगा, ये समझ देख लीजिएगा आप लोग, ये करंट अफेयर है। ठीक है, और UNCED का मतलब क्या होता है दोस्तों? UNCED का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है। किसका है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट, यानी कि आंसर नंबर बी, 20 का आंसर सही है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट वन, प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुणधर्मों को असतत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। कारक जोड़े में होते हैं। कारकों की एक असमान जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे सदस्य को मतलब कि हावी रहता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है दोस्तों। तो इसमें सत्य कौन सा है? C सही इसमें से है, यानी केवल 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 मतलब 1, 2, 3 सही हैं। ठीक है, तो इसको देखना हम लोगों को है, यानी कि मेंडल के प्रभुत्व नियम के अनुसार जो है असमान कारकों की जोड़ी में एक जोड़ी का एक सदस्य दूसरे पर प्रभावी होता है। कारक जोड़ी युग्मों में पाए जाते हैं जिन्हें एलील कहा जाता है। इनमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। मेंडल के प्रभुत्व नियम के अनुसार कारक कहलाने वाली असतत इकाइयों के वर्णों की नियंत्रित करती है। इसको जानना है। ठीक, नेक्स्ट वन 80वां क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान करता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है और चुनाव आयुक्त के कार्यालय की अधिकतम अवधि क्या है? 5 वर्ष होती है। तो इसका आंसर किसमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान किया गया है। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त साथ में इसके साथ देते हैं दोस्तों। बना होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, की जाती है। और कोर्ट के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है एक समिति जिनमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ये लोग मिलकर इसमें जो है इसकी नियुक्ति करेंगे। अब ऐसा प्रावधान कर लिया गया है। चुनाव आयुक्तों को वेतन भत्ते निर्धारण संसद द्वारा मिलता है। कौन करता है? वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करती है। और उनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है वह कार्यकाल उसका होता है। ठीक है, वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। ऐसा भी है, वो कभी भी त्यागपत्र देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यकाल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। उपर्युक्त व्याख्या स्पष्ट है कि विकल्प बी और डी दोनों गलत हैं और आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है जो गलत है। ठीक है, डी को माना है, इसमें 2 उत्तर गलत थे और आयोग ने इसको गलत उत्तर मान लिया है, इसलिए आप लोग इसको सही कर लीजिए, गलत मत करिएगा। ठीक, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। और चुनाव आयुक्त कार्यालय जो होता है
कार्यकाल लिखा है यहाँ पे, गलत लिखा है चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की जो अधिकतम अवधि होती है वो 5 वर्ष नहीं होती है बल्कि 6 वर्ष की होती है दोस्तों। ठीक है, तो यह सही है। देखिए, उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और उनके आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग हैं, वो कहते हैं ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग कहते हैं। उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ग्रेडिंग कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी किसे कहते हैं? चाकू नगरी कौन है दोस्तों? तो रामपुर के चाकू बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रामपुर का चाकू है इंपॉर्टेंट। चाकू नगरी कौन सी है? रामपुर है दोस्तों। नेक्स्ट वन, बहुत तेजी से हम लोग खत्म कर दें इसको, 5 मिनट और लगेंगे, 5 से 7 मिनट में खत्म करेंगे इसको। अब वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात क्या होता है? तो ये बी वाला होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। ठीक है ना, लिक्विडिटी रेशियो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल आंसर देख लेते हैं हम लोग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है दोस्तों। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद सोनभद्र आता है, इसके बाद हरदोई, बहराइच, सीतापुर, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस क्षेत्र में? एक जिला एक उत्पाद, अभी हम लोग पढ़े हैं हाल ही में, एक जिला एक उत्पाद पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। आप लोग समझ रहे हैं इसको। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला उत्पाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है 2018 से। 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी और यह जापान में अपनाई गई थी। पैसे से पहले पूछ सकता है कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो चलाई जा रही यूपी में वो कहाँ से आया है? तो जापान से उसको लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो गलत कथन कौन सा है? इसमें डी गलत है। इसमें मतलब सारे कथन सही हैं। प्राथमिक बाजार के बारे में सारे कथन इसमें क्या है? सही हैं। उनको हम लोग जान जाते हैं कौन कौन कथन है। प्रतिभूतियाँ कंपनी द्वारा निवेशक को सीधे या किसी माध्यम से बेची जाती हैं। ठीक है ना, प्रतिभूतियों को कंपनी जो है निवेशक को सीधे या किसी के मध्यस्थता से बेच सकता है। प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहाँ प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जाता है। कीमतें कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित तय की जाती हैं और एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है। सभी सब बात क्या है? सही है दोस्तों, कोई गलत इसमें से है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बार बार इसको पूछता है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली जिला है जो सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 650 है और उत्तर दक्षिण लंबाई क्या है? 240 है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत कथन पहचान करना है। 6ठी शताब्दी में कौन कौन से गलत हैं? इसमें से हैं मगध गिरिव्रज, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, काशी मथुरा। इनमें से कौन सा गलत है या सभी सही हैं? बताइए। देखिए डी इसमें से गलत दोस्तों है। डी, काशी का मथुरा नहीं थी। काशी का क्या थी? वाराणसी, काशी। ठीक है ना, इसलिए गलत डी है। इसमें से मथुरा नहीं होती थी, मथुरा नहीं थी इसकी। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से इसमें से हैं। देखिए 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से पूछता कि यूपी में कितने दोस्तों थे? तो यूपी में 8 थे यूपी में। ठीक है, और इसका जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, देखिए मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिव्रज थी। पाटलिपुत्र वैशाली थी सभी। ठीक है ना, ये सभी पटना गया में स्थित है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक बनारस कहते हैं इसको है। वत्स की कौशाम्बी है। कुरु का इंद्रप्रस्थ होती है। दिल्ली मेरठ क्षेत्र में पड़ता है। ये पूछ लेता है कभी कभी। सूरसेन की मथुरा पड़ती है, आधुनिक मथुरा में ही है। अवंती का उज्जैन है, मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? माता टीला बांध जो है बेतवा नदी बनाया गया दोस्तों, बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर बनाया गया है माता टीला बांध। ठीक है, इसके बाद शहजाद बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी बनाया गया है, शहजाद नदी पर बनाया है। रिहंद बांध जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बनाया गया है, रिहंद नदी पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन
2023 कहाँ आयोजित किया गया था, इसके बारे में तो पूछना मुश्किल है, लेकिन क्या भरोसा है, पूछ ही दें भाई। ठीक है, जानिए। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया था, बस नहीं जान जाइए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन जान जाइए कि मैनपुरी तारकसी थी, अमरोहा ढोलक था, संभल हार्न क्राफ्ट था। ठीक है, ये सब थे। नेक्स्ट वन, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करना है। तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी में कछुआ वन्य जीव अभयारण्य था और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, तो इनमें से उपयुक्त सभी है। ठीक, सभी इसमें से आंसर इसका है, सारे सही हैं। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी में बनाया गया, गंगा नदी के में, गंगा नदी के क्षेत्र में है। 7 किलोमीटर क्षेत्र में इसको बनाया गया है। मीठे पानी में देश का पहला कछुआ वन्य जीव अभयारण्य है। और गंगा एक्शन प्लान के तहत जो है 1986 में गंगा नदी में जल प्रदूषकों को कम करने एवं समाप्त करने के लिए 1989 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था इसको। ठीक, वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में बताना है। बचत जुटाना, उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, लेन देन की लागत कम करना। ठीक है, कौन सा इसमें सत्य है, किसके लिए? वित्तीय बाजार कार्यों के बारे में बताना इसमें से है। तो दोस्तों ये है डी सही इसमें से है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ठीक है, सभी इसमें से सही हैं। बजट जुटाना, उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोग में लगाना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना भी है, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना भी है, लेन देन की लागत को कम करना भी है। सारा जो है सही। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना है। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल। यहाँ से एक प्रश्न हर साल आता ही आता है दोस्तों। तो इनमें पूछा कि इनमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी कौन कौन सी हैं? तो ये है मनी मार्केट में आता है डी वाला विकल्प, यानी 1, 2, 3, 4 सारे के सारे जो है मनी बिल के में आते हैं। ठीक है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज़ में मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्त पोषण के साधन है। इनमें आसानी से नकदी परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाणन, ट्रेड बिल, ये सब शामिल होते हैं इसमें। ठीक है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष में कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था दोस्तों। और यह भारत का पहला स्थापित किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में स्थापित किया गया था। नाम इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पड़ गया। एशिया तथा भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से बताना है, क्या सही होगा इसमें से? सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण करना। सेबी क्या करती है? सेबी काम बताना है क्या करती है सेबी। दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण करना, सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण करना, कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन, और चौथा दिया है अधिनियम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क तथा अन्य शुल्क लगाना। इनमें से कौन कौन से कार्य जो है सेबी के द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा जो है सारे के सारे डी इसमें से आंसर सही है। यानी कि सेबी क्या करती है? 1, 2, 3, 4 सारे के सारे काम सेबी करती है दोस्तों। ठीक है। दलाल तथा उपदलाल को बाजार तथा अन्य खिलाड़ियों के पंजीकरण भी करती है, सामूहिक निवेश योजनाओं तथा म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण भी करती है, कंपनियों का अधिग्रहण भी करती है, और कंपनी द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन भी करती है, और नियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य का शुल्क लगाना भी काम करती है। ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये पूछता क्वेश्चन बार। तो इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले जो है इसकी स्थापना किराए की प्रतिभूतियों का निवेश करने के लिए, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए और प्रतिभूति बाजार का विकास तथा उसका विनियमन करने के उद्देश्य से सेबी जो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड होता है, इसका गठन जो है अप्रैल 1988 में सबसे पहले किया गया था। ठीक। और जब गठन की बात करेगा तो 1988 में, और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे जनवरी
जनवरी 1992 में वैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई थी और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्नगत में दिए गए कथन सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, सारे कथन किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण घोषणा किया है? ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे किया है? वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो वैदिक 3D संग्रहालय जो बन रहा है दोस्तों, वह बन रहा है वाराणसी में। ठीक है, वैदिक क्षेत्र ही भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वहीं बनाया जा रहा है। 3D वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जा रही है और यह आधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वैदिक साहित्य पर मतलब केंद्र होगा यह। और 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा है, ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2004 में। यह प्रश्न बार बार पूछता, कई बार पूछ चुका है ये। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है उद्देश्य इसका था राजमार्गों को विकास करना और रक्षण करना। ठीक है, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया दोस्तों था? यह किया गया था 2018 में किया गया था। उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जब योगी महाराज आए तभी इसका गठन किया गया। और पहला जो है यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन तभी हुआ था। ठीक है, लखनऊ में इसका किया गया था, समिट की गई थी, लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश का ध्यान नहीं, धान लिखा है भैया। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कौन सा जिला ऐसा है जो धान का कटोरा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा जो होता है वह चंदौली जिला होता है। कौन सा है? चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा कहते हैं। और इस जिले में कृषि भूमि का 65% हिस्से पर जो है धान की खेती की जाती है। मेरठ में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। मेरठ में गन्ने की खेती की जाती है। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वाराणसी को मिर्च, मेरठ को गुड़, कानपुर नगर को बेकरी उत्पाद तथा कानपुर देहात को दुग्ध उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे दोस्तों। इसको अगर प्रश्न अच्छा लगा हो आप लोगों को, बहुत तेज़ी इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एंजॉय करिएगा इसको। अगर बात अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा अपना जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और एंजॉय करते रहिए दोस्तों, पेपर मस्त करके आइएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।